Hello students, my name is Shilpa and I am faculty of Social Studies in G3 classes. So today I am telling you your course content of class 10th of Social Studies, which carries total 4 books, India and the Contemporary World Part 2, Contemporary India Part 2. Why we are talking about Part 2? Where is Part 1? Part 1 we have already done in our 9th class. So in 10th class we will continue with the Part 2. So first book India and the Contemporary World Part 2 is basically our history. हिस्ट्री में हमारे टोटल 3 सेक्शंस हैं, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन एंड थर्ड सेक्शन. सेक्शन फर्स्ट कंटेन्स 2 चैप्टर्स, सेक्शन सेकंड कंटेन 2 चैप्टर्स, बट इन सेकंड सेक्शन वी हैव चॉइस टू चूज एनी 1 चैप्टर. यानी कि जब हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो वो दोनों चैप्टर्स में से एक साथ आएंगे, बट वो और करके आएंगे. वी हैव चॉइस, हम कोई भी एक चैप्टर उसमें से चूज कर सकते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन. एंड द लास्ट सेक्शन कंटेन्स ओनली 1 चैप्टर, यानी कि टोटल हमारे 4 चैप्टर्स हैं हमारी बुक हिस्ट्री में. एंड द सेकेंड इज कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 2 विच इज आर ज्योग्राफी. और ज्योग्राफी में हमारे टोटल 7 चैप्टर्स हैं, जिसमें से सेकेंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर वो आपके सिलेबस में है बट नॉट इन बोर्ड्स. बोर्ड्स में आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड नहीं आएगा, वो हमारे सिर्फ पीरियोडिक में आएंगे. लेकिन ऐसा नहीं कि इम्पॉर्टेंट नहीं, क्योंकि पीरियोडिक में मार्क्स लाना भी ज़रूरी है. नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2, अगेन पार्ट 2, एंड इट इज़ आर सिविक्स. इसमें टोटल 8 चैप्टर्स हैं, इन विच थर्ड, फिफ्थ एंड 8th चैप्टर आर नॉट इन बोर्ड्स. अगेन थर्ड चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर एंड 8th चैप्टर सिर्फ हमारे पीरियोडिक में है, बोर्ड्स में इसका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा. लास्ट वन इज आर अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ये हमारे इकोनॉमिक्स है, जिसमें टोटल 5 चैप्टर्स हैं. और जो फिफ्थ चैप्टर है, फिफ्थ चैप्टर हमारे सिलेबस में है, बट वो सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क के लिए. जो भी आपके प्रोजेक्ट के मार्क्स लगेंगे वो इस चैप्टर में से लगेंगे. आपको स्कूल में स्कूल के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा प्रोजेक्ट वर्क किस टॉपिक में से या पर्टिकुलर पूरे चैप्टर में से बनाना होगा. अब बात ये आती है कि हमें याद है कि हमने 9th क्लास में क्या सब कुछ पढ़ा है, लेकिन हम लोग 10th में क्या पढ़ाई करेंगे. तो हिस्ट्री में जो भी हमने 9th क्लास में पढ़ा, फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ी, रशियन रेवोल्यूशन पढ़ी, ये सारी चीज़ें हमारी कंटिन्यू होंगी. फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हमने पढ़ी उसके इम्पैक्ट ऑल ओवर द यूरोप क्या पढ़े वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे. और ये जितनी भी चीज़ें हम लोग लिख पा रहे हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, यानी कि प्रिंट कल्चर के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे अपनी हिस्ट्री में 10th क्लास में. नेक्स्ट इज़ कंटेम्प्रेरी इंडिया, मतलब कि ज्योग्राफी. हम लोग ज्योग्राफी में अपने ड्रेनेज के बारे में, इंडिया के, उसके साइज़, उसके लोकेशन, उसका क्लाइमेट पढ़ चुके हैं अभी तक. अभी हम लोगों को क्या पढ़ना है, उसकी उन्हीं चीज़ों को और ज़्यादा एक्सप्लोर करके हमें पढ़ना होगा इसमें. नेक्स्ट इज़ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट के साथ साथ ये काफ़ी मज़ेदार है. अभी तक हमने एक जर्नी तय की है साथ में, जो कि हमें बताती है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किन सिचुएशंस में बना, किसने बनाया, क्यों बनाया, उसकी नीड क्या थी. अब बात ये आती है कि चलो ठीक है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, अब करना क्या है उस कॉन्स्टिट्यूशन का, डेमोक्रेसी का क्या करना है, पावर शेयरिंग का क्या करना है. ये सारी चीज़ें हम लोग 10th क्लास की इस बुक में पढ़ेंगे. यानी कि जो हमने अपने जो भी चैप्टर्स को बीच में छोड़ दिया था, जो अपनी जर्नी को बीच में छोड़ा था, वो कंटिन्यू यानी कि रिज्यूम होगी हमारी क्लास 10th में. एंड द लास्ट वन इज़ अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट. 9th क्लास में हमने ये तो पढ़ लिया कि इकोनॉमी के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं. मतलब इकोनॉमी मतलब हमारी सोसाइटी, हमारी पूरी कंट्री वो किस तरह से चलती, हमारी अर्थव्यवस्था किस तरह से रन करती, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं. यानी कि हमारे, अगर हमें एक सोसाइटी में रहना है, अगर हमें एक कंट्री में रहना है, तो वहाँ पे प्रोडक्शन होता है चीज़ों का, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है. चीज़ कभी भी वर्ड यूज़ नहीं करना है इकोनॉमिक्स में. इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी की ही लैंग्वेज होगी जो हमें हमेशा यूज़ करनी होगी. आप किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी वस्तु के लिए चीज़ वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, ना ही थिंग यूज़ कर सकते हो, जो हम अभी तक करते हैं. इसमें आपको गुड्स एंड सर्विसेज ही लिखना होगा या फिर कमोडिटीज़ लिखना होगा. वो जैसे जैसे हम लोग पढ़ाई करते जाएंगे मैं आपको बताती जाऊँगी. सो अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इकोनॉमी क्या होती है, उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं. पॉपुलेशन रिसोर्स क्या होती है, ह्यूमन रिसोर्स क्या होती है, वो हम लोग पढ़ चुके हैं. अब हमें ये पढ़ना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है. अभी हमने इकोनॉमी क्या होती है वो पढ़ा है, अब उसको डेवलप कैसे करना है वो हमें पढ़ना है. यानी कि ह्यूमन रिसोर्स क्या था हमने पढ़ लिया, बट उसके थ्रू हम लोग डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं वो हम लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे.
यानी कि जो हमारा यूएनडीपी है, जो वर्ल्ड बैंक है, जो हमारे बैंक्स है, वो किस तरह से काम करते हैं। आप लोगों को पता है कि हमारे बैंक्स हमारे पैसों को डिपॉजिट करते हैं, बट उन्हें फ़ायदा क्या हो रहा है? हम जितना डिपॉजिट करते हैं उतना वापस निकाल लेते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। इवन हमें तो उस पर इंटरेस्ट भी मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस बुक में पढ़ेंगे कि बैंक्स की कमाई कैसे होती है, बैंक्स किस तरह से हमसे कमाई करते हैं, या उनकी जो अर्निंग है उसका सोर्स क्या है। ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और जब बैंक्स नहीं थे, व्हेन वी हैड नो करेंसी, देन व्हाई वी चेंज आवर कमोडिटीज़ विद ईच अदर, ये सारी चीज़ें हम लोग इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पढ़ने वाले हैं। ओके गाइज, तो ये हमारा कोर्स स्ट्रक्चर था 10th क्लास का, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे की पढ़ाई करेंगे। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब भी हम लोग अपनी क्लास शुरू करेंगे तो अपनी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से ही शुरू करेंगे, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है और हमें डेमोक्रेसी वगैरह के बारे में पता होना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। Hello students, my name is Shilpa and I am a faculty of Social Studies in G3. So today we are going to start with the first chapter of the book Democratic Politics Part 2. Chapter first is Power Sharing. And why we are talking about power sharing? Why are we not talking about anything other? Because we have already learned that in democracy जब भी हम लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो इन डेमोक्रेसी ऑल द पावर नेवर रेस्ट विद ओनली वन ऑर्गन ऑफ द स्टेट, इवन इट इज डिवाइडेड इनटू 3 organs of the state. And why are these 3 and what are these 3 organs are? Legislature, executive and judiciary. लेजिस्लेचर से यस हमारा मतलब है हमारी लोकसभा एंड राज्यसभा से। जितने भी हमारी अपर हाउस है, अपर हाउस का मतलब है हमारी राज्यसभा के बारे में बात हो रही है। और जब हम लोग लोअर हाउस की बात कर रहे हैं तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? लोकसभा की बात कर रहे हैं। एल से लोअर और एल से लोकसभा, ये काफी इजी होगा, ना कि कंफ्यूजिंग होगा। नेक्स्ट इज आर द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर इज मेनली टू मेक लॉज एंड सम पॉलिसीज व्हिच एग्जीक्यूटिव इम्प्लाइज। इट मीन्स एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? ये जितने भी लेजिस्लेचर ने हमारे लिए पॉलिसीज बनाई है, जो लॉज बनाए हैं, वो क्या करेगी? इम्प्लीमेंट करेगी। यानी कि एग्जीक्यूटिव में मेनली आते कौन है? जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं, जितने भी गवर्नर्स हैं एंड जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जिन्होंने सिविल सर्विसेज की हुई है, जैसे कि IAS, IPS, ये सभी हमारे किस में इंक्लूड होते हैं? एग्जीक्यूटिव में इंक्लूड होते हैं। नाउ इस अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव is mainly responsible for implementation of all the laws and policies made by our legislature. So next is our judiciary. जब हमने एक बार लॉज बना लिए, जब एग्जीक्यूटिव ने उनको इम्प्लाई कर दिया, आफ्टर दैट अगर कोई भी उस लॉ को ना माने या फिर उसके अगेंस्ट जाए तो जुडिशरी क्या करेगी? उसके खिलाफ हमें जजमेंट देगी। मतलब जुडिशरी का काम क्या होता है? इट टेक्स जजमेंट। इसमें हमारे क्या होता है? हमारी जो हाई कोर्ट्स है, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है और हमारे जितने भी लोकल कोर्ट्स हैं, ये सब इसमें आती है। अब बात ये आती है कि हम लोग ऑर्गन्स की बात करें। जब भी हम लोग ऑर्गन्स वर्ड यूज करेंगे, इसका मतलब ये है कि जो भी हमने पावर को शेयर किया है वो हमने हॉरिजॉन्टली किया है। इट मींस पावर शेयरिंग इन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड चेक एंड बैलेंस सिस्टम। And why we are talking about check and balance system? Because we have learned that legislature make laws, executive implies those laws, and judiciary take judgment if someone is not focusing या if someone is not agreeing on those laws. Okay? So one more thing guys कि हम लोग पावर को शेयर कर क्यों रहे हैं? जबकि पावर को शेयर करने से ऑटोमेटिकली हम पे रिजल्ट क्या मिलता है? हमारी जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाएगी। लेट्स सपोज अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके पास कुछ पावर है, लेकिन मैं उस पावर को लेके उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करूँ, तो क्या आपके पास वो एक्चुअल में पावर उतनी रह जाएगी? नो, ऑफ कोर्स नॉट। देन व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट पावर शेयरिंग? और डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर हमारा मेनली इसी चीज़ पर बेस्ड है। 2 केस स्टडीज पर है, बेल्जियम एंड श्रीलंका। इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि पावर शेयरिंग कर तो दी है, बट वाई वी आर डूइंग पावर शेयरिंग? हम पावर को शेयर कर क्यों रहे हैं?
सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट केस स्टडी ऑफ बेल्जियम। पहले मैं आपको बेल्जियम के बारे में एक इंट्रो दे देती हूँ कि बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप एंड स्मॉलर देन हरियाणा। यस ऑफ कोर्स ये हरियाणा से भी छोटी है। इवन इसकी जो पॉपुलेशन है इज लिटिल बिट मोर देन 1 करोड़ है, हरियाणा की हाफ पॉपुलेशन से। अब नाउ द नेक्स्ट इज बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप एंड सेकंड श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन। तो बेल्जियम के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो बेल्जियम में अभी हमने देखा कि इसकी पॉपुलेशन बहुत कम है, बट स्टिल इट्स एथनिक कंपल्शन इज वेरी कॉम्प्लेक्स। जब भी हम लोग एथनिक कंपल्शन की बात करें, एथनिक कंपल्शन मतलब उसको जिस तरह से जो वहाँ की पॉपुलेशन है उसको जिस तरह से उसने डिवाइड किया हुआ है तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स कैसे? जितनी भी पॉपुलेशन बेल्जियम में है उसका 59% डच स्पीकर्स है, मतलब 59% ऑफ पॉपुलेशन ऐसी है जो डच लैंग्वेज में बात करती है और वो रहती कहाँ पर है? फ्लेमिश रीजन में रहती है। कौन से रीजन में रहती है? फ्लेमिश रीजन। दिस इज आवर फ्लेमिश रीजन। ये येलो वाला पार्ट जो हमारा फ्लेमिश रीजन है। ओके, ये जो पॉपुलेशन 59% ये कौन सी है? ये हमारे डच स्पीकर्स हैं। इट मीन्स सेकेंड वन इज आर 40% इज फ्रेंच स्पीकर्स। फ्रेंच स्पीकर्स कहाँ पे रहते हैं? ये वलोनियर रीजन में रहते हैं। वलोनियर रीजन इज आर रेड वाला पार्ट। ओके, तो जो डच स्पीकर्स हैं दे लिव हियर एंड द फ्रेंच स्पीकर्स लिव हियर। नाउ द नेक्स्ट वन इज की 1% कहाँ गया? 1% ऐसे लोग हैं जो जर्मन स्पीकर्स हैं, जो जर्मनी बोलते हैं और वो एक कॉर्नर में रहते हैं। ये जो लाइन्स हमारी यहाँ पर रहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट चीज़ अब हमें ये पढ़ना है। इससे हमें एक चीज़ तो समझ में आ गई कि जब हम लोग बेल्जियम की बात कर रहे हैं उसमें मेजॉरिटी किसके पास है? डच स्पीकर्स के पास है। लेकिन इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि जब भी हम लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो वी नो दैट कि डेमोक्रेसी में पावर उसी की बनती है जिसके पास मेजॉरिटी होती है। तो इनके पास मेजॉरिटी होने का एक कॉन्सिक्वेंस क्या है? इससे क्या हो सकता है? दे कैन फोर्स देयर विल ऑन द फ्रेंच स्पीकर्स। वो अपनी इच्छा को जो भी उन्हें करना है, जो भी लॉज बनाने हैं, वो फ्रेंच स्पीकर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोर्स कर सकते हैं अपने विल को, और जर्मन स्पीकर्स पे भी। सो नेक्स्ट इज कि हमने पूरे बेल्जियम की बात कर ली। अब बारी आती है हमारे ब्रुसेल्स की। व्हाट इज ब्रुसेल्स? तो ब्रुसेल्स क्या है? ब्रुसेल्स इज अ कैपिटल ऑफ बेल्जियम एंड द मेन थिंग इज कि जो ब्रुसेल्स है वो पूरे बेल्जियम के मिड में स्थित है, मतलब कि हमने जो वहाँ पे एक पॉइंट देखा था वो वहाँ पर है। और इसकी जो एथनिक कंपोजिशन है वो जस्ट अपोजिट है पूरे बेल्जियम के अकॉर्डिंग। मतलब अभी हमने क्या देखा था कि डच स्पीकर्स पर 59% एंड फ्रेंच स्पीकर्स पर जस्ट 40%, बट इन ब्रुसेल्स we have 80% French people and 20% Dutch speakers। मतलब कि अगर हम लोग पूरी कंट्री की बात करें तो क्या होगा? डच स्पीकर्स अपने मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट बना सकते हैं, और अगर हम लोग कैपिटल की बात करें तो फ्रेंच स्पीकर्स अपनी मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग वहाँ पे गवर्नमेंट बना सकते हैं। और इसी की वजह से वहाँ पे जो प्रॉब्लम होगी वो और भी ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि अगर आपका क्वेश्चन है वो एक्यूट के बारे में बात करें तो वो एक्यूट इन दोनों की सिचुएशन के बारे में बात करें कि व्हाट वाज द एक्यूट प्रॉब्लम इन ब्रुसेल्स एंड बेल्जियम। उसका रीज़न क्या था कि ब्रुसेल्स उसकी कैपिटल है और जो भी एथनिक कंपोजिशन ओवरऑल बेल्जियम में है उसका जस्ट अपोजिट ब्रुसेल्स में है। अब इसमें क्या हुआ कि जो फ्रेंच स्पीकर्स हैं वो माइनर है बट दे आर रिच एंड पावरफुल, लेकिन वो काफ़ी रिच है और पावरफुल है। एंड डच स्पीकर्स गुड बेनिफिट, उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन, बट मच लेट, बट उनको काफ़ी टाइम के बाद मिला। अब हम लोग बात करते हैं कि ये चलो ठीक है हमने उसकी एथनिक कंपोजिशन पढ़ ली। अब बात आती है कि ये जो प्रॉब्लम थी ये मिली कब, ये उनको एक्यूट कब हुई? दिस टेंशन वाज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स इन 1950s एंड 1960s। अब इसमें क्या हुआ था? सो इट रिप्रेजेंटेड अ सोशल प्रॉब्लम ऑब्वियसली, क्योंकि ये पूरे सोसाइटी से रिलेटेड है। हम लोग ओवरऑल कंट्री की भी बात कर रहे हैं, हम लोग कैपिटल की भी बात कर रहे हैं। इसी वजह से ये क्या हुआ, एक सोशल प्रॉब्लम बन चुकी थी जिसे सॉर्ट आउट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ वहाँ की पॉपुलेशन से रिलेटेड थी। और अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि डच स्पीकर्स मेजॉरिटी इन द कंट्री बट माइनॉरिटी इन द कैपिटल, की डच स्पीकर्स के पास माइनॉरिटी थी कैपिटल में बट दे हैड मेजॉरिटी इन द कंट्री। नेक्स्ट
तो इससे हमें पता चलता है कि कितनी कंपोजिशन क्या थी। तो हमने अभी किसके बारे में पढ़ा, बेल्जियम के बारे में पढ़ा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर देन हरियाणा इवन इन पॉपुलेशन और उसकी जो प्रॉब्लम थी वो मोर एक्यूट इन द कैपिटल बिकॉज ब्रुसेल्स इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम एंड द प्रॉब्लम इन बेल्जियम was just opposite in Brussels. In Belgium, when we are talking about overall country, उसमें क्या प्रॉब्लम थी, उसमें डच स्पीकर्स के पास मेजॉरिटी थी, डच स्पीकर्स हैड मेजॉरिटी बट इन कैपिटल द फ्रेंच स्पीकर्स वर मेजॉरिटी। सो नेक्स्ट इज श्रीलंका। श्रीलंका के बारे में भी देख लेते हैं। अभी हमें बेल्जियम से ये पता चल गया कि बेल्जियम में मेजॉरिटी होने की वजह से और दोनों साइड मेजॉरिटी अलग अलग पार्टीज के होने की वजह से वो लोग अपनी विल दूसरों के ऊपर फोर्स कर सकते हैं। और श्रीलंका में क्या हुआ कि वहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स पॉपुलेशन थी। डाइवर्स क्यों थी? क्योंकि वहाँ पर थे तो सिर्फ दो तरह के लोग, सिन्हाला स्पीकर्स एंड तमिल स्पीकर्स। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, सिन्हाला स्पीकर्स वर बुद्धिस्ट, वो लोग बुद्धिस्ट थे एंड द तमिल स्पीकर्स वर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स। अब श्रीलंकन तमिल तो हमें समझ में आते हैं कि वो श्रीलंका के तमिल बोलने वाले लोग हैं, इसलिए वो श्रीलंकन तमिल है। बट व्हाट अबाउट इंडियन तमिल्स? ये वो लोग हैं जिनके फोर फादर्स को हिस्ट्री में हम लोग ज़बरदस्ती प्लांटेशन वर्क के लिए श्रीलंका लेकर आए थे, इसलिए उनको इंडियन तमिल्स बोला जाता है। नेक्स्ट जो इंडियन तमिल्स है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड थे, वो हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे, तो उनके बीच में अलग ही प्रॉब्लम चल रही थी। सो 7% आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला, 7% दोनों थे, तमिल स्पीकर्स भी थे एंड सिन्हाला स्पीकर्स भी थे। सो नेक्स्ट इज इंडियन तमिल से मैं बता देती हूँ कि देयर फोरफादर्स केम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। व्हाट इज द टर्म वी आर यूजिंग हियर? कॉलोनियल पीरियड। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉलोनियल पीरियड? जब भी किसी भी एरिया पर, किसी भी नेशन पर, किसी भी कंट्री पर कोई बाहर की कंट्री आके अपना रूल करने लग जाए तो उसे हम लोग कॉलोनियल स्टेट बोल देते हैं या कॉलोनियलिज्म बन जाता है। और जितना भी वो टाइम था जब वहाँ पे कॉलोनियलिज्म था उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलोनियल पीरियड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि इंडिया में जब हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे तो यहाँ पर क्या था, इंडिया में कॉलोनियलिज्म था और यो कौन सा पीरियड था? वो पीरियड था कॉलोनियल पीरियड। सो नेक्स्ट सो नेक्स्ट इज इम्पैक्ट क्या पड़ा था। हमने ये पढ़ लिया कि सिन्हालास वर इन द मेजॉरिटी एंड तमिल स्पीकर्स वर इन माइनॉरिटी। अब सिन्हाला कम्युनिटी हैड मेजॉरिटी, ऑब्वियसली बात है, एंड टेक एडवांटेज ऑन एंटायर कॉलोनियल पीरियड। तो पूरा जो कॉलोनियल पीरियड था सिन्हाला कम्युनिटी पे उसका काफ़ी ज़्यादा उसने फ़ायदा उठाया। और कैसे फ़ायदा उठाया? इन 1956 सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि मेजॉरिटेरियनिज्म क्या होता है। ये टर्म आपका अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, मेजॉरिटेरियनिज्म क्या होता है? जब भी कोई भी रूल, कोई भी लॉ किसी मेजॉरिटी के बेसिस पे बनाया जाता है तो उसको हम लोग मेजॉरिटेरियनिज्म बोलते हैं। और श्रीलंका में किसका मेजॉरिटेरियनिज्म था? सिन्हालास का था। So Sri Lanka got independence in 1948 and they wanted to dominate on the behalf of majority. किसकी बात हो रही है यहाँ पे? सिन्हालास की बात हो रही है। Means सिन्हालास wanted to dominate whole country on the behalf of majority. That's why they elected government on the basis of majority. अब उन्होंने बोला कि चलो ठीक है हम लोग गवर्नमेंट बनाएंगे, सबकी मर्जी से बनाएंगे, पर क्या उस मर्जी का कोई फायदा है? क्यों फायदा नहीं है? क्योंकि मेजॉरिटी किसके पास है? सिन्हालास के पास है और सिन्हालास अपनी मेजॉरिटी के बेसिस पे अपनी गवर्नमेंट बना सकती है और जब एक बार उनकी गवर्नमेंट बन जाएगी तो वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। तो अब वही हुआ, उन्होंने गवर्नमेंट इलेक्ट की एंड ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी। उसके बाद क्या हुआ? इन 1956, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, in 1956 in Sri Lanka the act was passed according to which they recognized Sinhala an official language। क्योंकि सिन्हालास वहाँ पे मेजॉरिटी में थे इसलिए उन्होंने बोल दिया कि जो सिन्हाला है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, जितना भी यहाँ पे काम किया जाएगा गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क जितना भी हमारा होगा वो सब कुछ सिन्हालास के अकॉर्डिंग ही होगा। सिन्हाला एक ऑफिशियल लैंग्वेज बन चुकी थी। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट फॉलोड सम प्रेफरेंशियल पॉलिसीज। गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज तो बनाई बट वो काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंशियल थी।
किसके लिए प्रेफरेंशियल थी? दे फेवर्ड सिन्हाला फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब। उन्होंने कुछ पॉलिसीज बनाई जिसके अकॉर्डिंग लोगों को जॉब दी जा रही थी और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन दिया जा रहा था, बट सारी चीज़ों के जितने भी फायदे थे वो किसको मिल रहे थे? सिन्हाला स्पीकर्स को मिल रहे थे, क्योंकि अभी हमने फिर पढ़ा था कि दे इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी एंड हु वर इन द मेजॉरिटी? सिन्हालास वर इन द मेजॉरिटी। मैं बार बार ये वर्ड आपको रिपीट करी क्योंकि इसके 1 मार्क का क्वेश्चंस भी आते हैं और जितने भी आपके 5 मार्क या 3 मार्क का क्वेश्चंस आएंगे वो इस बात के ऊपर ही पूछे जाएंगे। सो नेक्स्ट इज, अब लास्ट में क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि अब हमने अपनी गवर्नमेंट तो बना ली, पर क्या करिए इस गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट को उन्होंने एक और काम किया, गवर्नमेंट शेल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। मतलब गवर्नमेंट सिन्हालास को, क्योंकि हमने पढ़ा था सिन्हालास का धर्म कौन सा था? दे वर बुद्धिस्ट, तो वो लोग बुद्धिज्म थे। उन्होंने बोला हम बुद्धिज्म को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट भी करेंगे और बुद्धिज्म को ही हम लोग फॉस्टर मतलब कि आगे भी फैलाएंगे। ज़्यादातर लोगों को बोला जाएगा कि आपको बुद्धिज्म को ही फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट, अब अभी हमने दोनों केस स्टडीज पढ़ लिए, जिसको मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि बेल्जियम में मेजॉरिटी किसके पास थी? मेजॉरिटी किसके पास थी? डच स्पीकर्स के पास थी, बट वेयर? ओनली इन द कंट्री। कैपिटल में किसके पास थी? कैपिटल में फ्रेंच स्पीकर्स के पास थी। तो जिसके अकॉर्डिंग डच स्पीकर्स क्या कर सकते थे? दे कुड फोर्स देयर विल ऑन द फ्रेंच स्पीकर्स और जर्मन स्पीकर्स, यानी कि वो अपनी विल को फोर्स कर सकते थे और डच और फ्रेंच स्पीकर्स। और हमने श्रीलंका में क्या पढ़ा कि सिन्हालास वर इन द मेजॉरिटी एंड दे मेड अ गवर्नमेंट। अभी तक बेल्जियम में गवर्नमेंट नहीं बनी थी, अभी हमने देखा कि वो ऐसा कर सकते थे, बट श्रीलंका में सिन्हालास ने तुरंत उस चीज़ का फायदा उठाया और अपनी गवर्नमेंट बना ली। और गवर्नमेंट किस बेसिस पे बनाई थी? गवर्नमेंट वाज मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी एंड सिन्हालास वर इन द मेजॉरिटी एंड दे हैड आल्सो मेड सम प्रेफरेंशियल पॉलिसीज। दे पास्ड एन एक्ट इन 1956 जो कि क्या कहता था? दे मेड सिन्हाला एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। अब इम्पैक्ट क्या पड़े? अब क्योंकि सिन्हालास को तो काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल गया, लेकिन जो बाकी के लोग थे उन्हें क्या हुआ? फीलिंग ऑफ अलाइनेशन, उन्हें काफ़ी ज़्यादा अलोन फील होने लगा कि हमारे ही देश में हमें कुछ नहीं मिल रहा, ना ही हम लोग जॉब सिक्योर कर सकते हैं, ना ही हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में अपना एडमिशन ले सकते हैं, ना ही हम लोग एजुकेशन अच्छे से ले सकते हैं, इवन हम अपनी लैंग्वेज भी यूज़ नहीं कर सकते। सो नो वन इज सेंसिटिव टुवर्ड्स देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। उन्हें ऐसा फील होने लगा कि यार कोई है ही नहीं ऐसा जो हमारे लिए सेंसिटिव हो, जो हमारे कल्चर के लिए सेंसिटिव हो या हमारी लैंग्वेज के लिए सेंसिटिव हो। तो इसीलिए उन्होंने एक और भी बात सोची कि नो इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। उनके पास कोई इक्वल पॉलिटिकल राइट्स भी नहीं थे। पॉलिटिकल राइट्स मतलब कि जब गवर्नमेंट ही उनकी वजह से नहीं बनी है तो उनको पॉलिटिकल राइट्स मिल ही नहीं सकते। एंड लास्ट इज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गेटिंग जॉब्स। एक तो उन्हें कुछ मिल नहीं रहा है, ऊपर से जॉब मिल रहा है तो उसमें भी वो लोग डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। तो इस बात से फर्क क्या पड़ा? अब ऑब्वियसली वो इतने टाइम तक चुप तो बैठेंगे नहीं, तो इसका रिजल्ट क्या था? श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज। अब उन्होंने अपनी ही पार्टीज को बनाना शुरू कर दिया। स्ट्रगल्ड फॉर रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। उन्होंने अपने लिए स्ट्रगल शुरू किया कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो तमिल भी होनी चाहिए। एंड रीजनल ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? मतलब कि हमें भी थोड़ी बहुत सुपीरियरिटी मिलनी चाहिए, हम जिस रिलीजन को चाहे, जो भी हम लोग रीजन में चाहे वहाँ पर रह सकते हैं। एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन एंड जॉब्स। हमें एजुकेशन और जॉब्स के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। हमने इस चैप्टर की शुरुआत कहाँ से की थी? हमने इस चैप्टर की शुरुआत पावर शेयरिंग से की थी। और हमें पता है कि पावर शेयरिंग मतलब पावर को डिवाइड कर देना। और जब भी हम किसी नंबर को या किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो उससे क्या होता है? उससे वीक हो जाती, कोई चीज़ कम हो जाती है। तो जब भी हम लोग कंट्री में पावर को डिवाइड कर देंगे यानी कि शेयर कर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? उससे फर्क पड़ेगा कि जो कंट्री है वो वीक हो जाएगी, वीकनिंग द कंट्री। और अभी हमने ये देखा कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पावर को शेयर तो किया नहीं था, लेकिन फिर भी इनकी कंट्री जो है वीक हो रही है। अभी तक हमने लेकिन बेल्जियम की केस स्टडी नहीं पढ़ी है, तो इन दोनों केस स्टडी से हमें ये पता तो चल ही जाना है कि पावर शेयरिंग हमारे लिए हेल्पफुल है या फिर नहीं है। श्रीलंका में क्या हुआ? उन्होंने
मेजॉरिटी के बेसिस पर अपनी गवर्नमेंट बना ली, अपनी मर्जी चलाई, पर क्या उन्होंने पावर को शेयर किया? नहीं, उन्होंने गवर्नमेंट मतलब उन्होंने डेमोक्रेसी तो यूज की, बट डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग यूज नहीं की। और हमने पढ़ा है कि इन डेमोक्रेसी ऑल द पावर नेवर रेस्ट इन जस्ट वन ऑर्गन, इवन इट डिवाइड्स इनटू 3 डिफरेंट ऑर्गन्स विच इज आर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और श्रीलंका में ऐसा कुछ नहीं था, सब कुछ सिन्हालास का ही था। चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे वो लॉज बनाए, पॉलिसीज बनाए, वो भी सिन्हालास के फेवर में थी, चाहे वो उसको इम्प्लीमेंट करें वो भी सिन्हालास के फेवर में थी, और चाहे वो लोग जजमेंट दे वो भी सिन्हालास के ही फेवर में थी। सो नेक्स्ट है हमारा कि अब 1980s में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म होने लगी फॉर डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट। अब वो लोग एक ही स्टेट में रहते हैं, एक ही कंट्री में रहते हैं, नाउ दे वांट हमें उस एक छोटी सी कंट्री में अपनी एक अलग स्टेट भी मिल जाए इन नदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका, कि हमें जो ईस्ट और नदर्न पार्ट है वहाँ पे एक अलग से स्टेट चाहिए जहाँ पे हम लोग तमिल्स रहेंगे, अपनी गवर्नमेंट बना के रहेंगे और अपनी ही मर्जी से रहेंगे। सो इसकी वजह से क्या हुआ, दिस वाइड स्प्रेड डिस्ट्रस्ट मतलब जब उनके बीच में कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ही नहीं रही, जब उनके बीच में कोई ट्रस्ट नहीं रहा, तो दे टर्न इनटू सिविल वॉर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविल वॉर? सिविल वॉर जब एक ही देश के लोग, एक ही कंट्री के लोग आपस में लड़ने लग जाए तो उसको सिविल वॉर बोलते हैं। 2 वॉर होती है, एक जब बाहर को कोई आके लड़े तो वो अलग वॉर है। सिविल वॉर जब एक फैमिली के मेंबर्स खुद ही आपस में लड़ने लगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिविल वॉर बोलेंगे। और ये सबसे ज़्यादा वर्स्ट प्रॉब्लम होती है क्योंकि इसमें एक्चुअल प्रॉब्लम अपनों से ही होती है, और जब हमें अपनों से डील करना पड़ेगा तो क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रस्ट तो है ही उनके बीच में, ऑब्वियसली तभी सिविल वॉर हो रहा है, साथ ही साथ उनकी खुद की असेट्स पे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो इस चैप्टर में अभी तक हमने केस स्टडी पढ़ी है बेल्जियम और श्रीलंका की। श्रीलंका में हमने ये पढ़ लिया कि वहाँ पे डेमोक्रेसी तो थी ऑफ कोर्स, लेकिन वहाँ पे पावर शेयरिंग नहीं थी। हमने डेमोक्रेसी तो अपना ली, लेकिन उसका जो मेन थिंग है, जो उसकी एक तरह से स्पिरिट है, वो हमने अपनाई ही नहीं। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग बेल्जियम की केस स्टडी पढ़ेंगे और उससे हमें रिजल्ट मिलेगा कि पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी में क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, कि हमें क्यों पावर शेयरिंग पे इतना ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। थैंक यू गाइस।